हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टॉपिक किया था रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स। अब जब रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ना ही वो ये बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक एटम में कैसे होता है, तो फिर आगे फर्दर नया मॉडल दिया गया और वो मॉडल दिया था बोहर ने मॉडल दिया था। लेकिन बोहर ने जो अपना मॉडल दिया उससे पहले कि कैसे वो अपने मॉडल तक पहुंचे, कुछ कहानी है। जैसे कि हेडिंग है हमारे पास डेवलपमेंट्स लीडिंग टू दी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जब बोहर ने अपना मॉडल पेश किया तो क्लियर है कि वो मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल से डिफरेंट होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो होने की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। तो वो दो वजह जो हमारी बुक में दी हुई है, पहली वजह ये थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो रेडिएशन ड्यूल नेचर शो करेंगी। ड्यूल नेचर शो करती है। ड्यूल नेचर का मतलब है वो पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर शो करेंगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो ड्यूल नेचर शो करती हैं, मतलब कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती हैं। अगर वो प्रोपेगेट करती हैं यानी कि मूव करती हैं, प्रोपेगेशन यानी कि मूवमेंट जब करती हैं तब वो एक वेव की प्रॉपर्टी शो करती हैं। और जैसे ही वो किसी मैटर से कांटेक्ट में आती हैं, मैटर के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो फिर वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दे पोजेस ड्यूल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो पहला पॉइंट था उनका ये था, मतलब उनका पॉइंट नहीं था, मतलब उनकी जो मॉडल में जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बनाई, अपने जो थ्योरी पेश की, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर ऑफ ड्यूल नेचर, एक तो ये पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया। सेकंड पॉइंट था कि जो हमारे पास किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रम से आप कह सकते हैं कि जब एटम आपका एनर्जी गेन करता है और वो हायर लेवल पे शिफ्ट होता है और हायर से वो दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा। तो वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन क्वांटाइजेशन से एक्सप्लेन की जा सकती थी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है क्वांटाइजेशन का, कि जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ से पॉइंट ए से बी तक जाना चाहता हूँ, तो मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा, तो ये कंटिन्यूस सिस्टम है। कंटिन्यूस मतलब हर पॉइंट पर मैंने यहाँ पर मार्कर से लाइन बनाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं ए से बी जाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ डी ई एफ यहाँ से जंप करूँगा डी, फिर डी से ई, ई से एफ और ई से एफ से बी पहुँचूंगा। तो इसको वी कॉल क्वांटाइजेशन, मतलब ए और डी के बीच में कोई रास्ता ही नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे जंप करना पड़ेगा। तो सिर्फ कौन कौन से पॉइंट पॉसिबल है, डी ई एफ, क्वांटाइजेशन कहीं कहीं पर। लेकिन अगर मैं ए टू बी की बात करूँ, दिस इज कंटिन्यूस पाथ। कंटिन्यूस मतलब यहाँ पर कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, हर टाइप का वैल्यू मौजूद है। तो मेरा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसे मैं कंटिन्यूस की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। जो एनर्जी लेवल्स हमें दिखाई दे रहे थे, जैसे भी एनर्जी का जो गैप बन रहा था वो क्वांटाइजेशन में था, कि आप ये नहीं कह सकते कि ए से लेकर डी के बीच में कोई एनर्जी गैप प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली डी और ई के बीच में भी यहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं है, प्रॉपर डी पर और प्रॉपर ई पर एनर्जी की वैल्यूज है। और जब वैल्यूज कंटिन्यूस ना होकर कहीं कहीं पर प्रेजेंट होती हैं तो यू कॉल क्वांटाइजेशन, उसे आप क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे सपोज करें आप मार्केट में चले गए, आपने एप्पल्स लेने हैं, तो व्हाट विल यू गेट, आपको एप्पल्स क्या मिलेंगे, 1 2 3
4 लाइक दिस। क्वांटाइजेशन में एप्पल मिलेंगे। आप कहो कि मुझे तो 1.2 एप्पल दे दो, क्या वो आपको 1.2 एप्पल दे सकते हैं? नो। तो अगर ये हो सकता तो फिर वो कंटिन्यूस कहलाता। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे मैं रियल नंबर्स की बात करूँ 1 से लेकर 2 तक की, तो 1 से लेकर 2 तक के इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे, मतलब 1.0001, 1.002, तो मतलब हर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं 1 से लेकर 2 तक, तो फिर इसमें क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 शामिल होंगे, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू शामिल नहीं है। तो मतलब क्वांटाइजेशन में कहीं कहीं पर वैल्यू है, और अगर कंटिन्यूस की बात करें तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी टेक ओवर होती हैं। ओके, तो ये दो वो ऑब्जर्वेशन थी जिनके बेसिस पर बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था। लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला, वो बोहर का मॉडल अभी थोड़ी देर में है। पहले हमें वो बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनके वेव नेचर के बारे में। तो पहले वेव नेचर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर वो पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए करना शुरू करेंगे पापा। चलो, तो मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ। हेडिंग है हमारे पास वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है कि एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक का मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब जब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर। और जो फिर आपकी रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, रेडिएशन का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझना बहुत आसान है। क्या चीज़ है, आप 3D बना लो। सपोज करो ये 3D है, दिस इज सपोज x, दिस इज y, दिस इज z। सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने अब मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो आपको पता है x एक्सिस के y भी परपेंडिकुलर होता है, z भी होता है। तो आपकी मर्जी है, किसी के अलोंग बना दो। लो मैंने इसके अलोंग बना दी। ये सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट B से किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो अलोंग Z मूव करेगी। ऐसे बना लो, ऐसे। ये रेडिएशन है, ये किसके अलोंग मूव करेगी, अलोंग y एक्सिस। तो इसका मतलब है कोई भी दो एक्सिस पर एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और एक पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जो थर्ड वन बच जाएगी वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। और जो रेडिएशन की डायरेक्शन है वो इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस पर है
और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पर है, तो फिर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो कौन सी होगी, वो होगी x एक्सिस के ऊपर। तो ये कहानी है जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, तो ये जो कहानी थी वो मैक्सवेल ने एस्टैब्लिश की थी। मैक्सवेल ने मतलब इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो हमारी किस नेचर की होती है, वो मतलब आपका वेव नेचर शो करती हैं। ओके, उसके बाद तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात इन्होंने इसको कर दी लाइट के ऊपर। तो मैक्सवेल ने ही ये रिवील किया कि जो लाइट होती है, जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो बहुत सारी होती है, उनमें से एक लाइट भी है। तो लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात यहाँ पे करनी ज़रूरी है, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो पॉइंट जो है वो मुझे पहले आपको समझाने हैं पॉइंट टू पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर मैं प्रॉपरली समझाऊंगा तभी आप लोग जब रीड करोगे तभी समझ पाओगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो जो हमने बात पहले कर लिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश हो गई कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन होता है चलना, मूव करना, आगे बढ़ना, प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दो ज़्यादा बेटर है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, तो ये पहला पॉइंट इन्होंने यही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन do not require medium to travel। इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर हम लोग बात करें साउंड की, अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आगे जाए तो मुझे इसके बीच में एक मीडियम चाहिए। जैसे कि अभी अगर हम लोग नॉर्मली दो बंदे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एयर मीडियम होता है, और एयर के थ्रू जो वेव है वो ट्रांसफ़र होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूँगा, इनके लिए कोई मीडियम होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे अभी बात की कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लाइट हमारे पास जो नेचुरल लाइट है वो कहाँ से आती है, हमारे पास लाइट आती है सन से, यानी कि सन जो है वो वेव्स एमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और उसमें एक पार्ट लाइट भी है, और ये हमारे सपोज कर लेते हैं अर्थ है। लेकिन बीच में क्या है, बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, दैट इज वैक्यूम है। तो इसका मतलब है अगर सन से हमारे पास वेव्स पहुंच रही हैं तो इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो दैट इज़ वाई सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, चाहे लाइट है, चाहे इंफ्रारेड है, चाहे अल्ट्रा वायलेट है, इन किसी को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जिस वेव को भी आपने देख लिया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनको किसी को भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स की होती हैं, और अगर हम लोग उनको अरेंज कर दें, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर दूं, या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ
वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती हो, न्यू। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिखता हूँ तो फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जैसे अपन ने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे टाइप्स की है, तो उनमें फ़र्क क्या है? उनमें फ़र्क यही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का होता है। तो जब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग हो गई तो वो एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाएगा और उस सारे कलेक्शन को वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इन्होंने आपको दिया भी हुआ है, ये पूरा आप जो है इस टेबल के थ्रू देख सकते हो कि देखिए 10⁻24 से 10⁻16 ये ऊपर फ्रीक्वेंसी है, नीचे वेवलेंथ है। वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो पहले गामा रेज आ रही हैं, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्मॉल सा रीजन दैट इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं। फिर आपका इंफ्रारेड आ गया, दैट इज़ IR, फिर माइक्रोवेव, फिर FM, AM रेडियो वेव्स हैं जो, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये सारा आपको अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए कि किस वेव पार्ट के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज है और कौन सी वेवलेंथ की रेंज है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की यूनिट्स को यूज़ करते हैं। और अब आपको इन्होंने जो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, उसके बारे में बताया हुआ है, वेव नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो चलिए अब इनकी बात हम भी करेंगे और साथ में हमारे पास फॉर्मूलाज भी यहाँ पर बन जाएंगे जिनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात की है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर बोहर के मॉडल की बात करनी है तो ये पॉइंट हमें समझ में आना ज़रूरी है। ओके, तो पहला है हमारे पास, अपन एक वेव बना लेते हैं पहले। तो ये हमने दो वेव्स बना दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट और ये भी हाफ पार्ट और ये भी हाफ पार्ट। तो एक वेव हमारी ये खत्म हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। अगर नीचे की तरफ जा रही हैं तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा नीचे की तरफ उसको वी कॉल ट्रफ बोलेंगे अपन। और अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ हाईएस्ट पे जा रहे हो तो उसको वी कॉल एल्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि एल्टीट्यूड बोलते हैं, जो कंफ्यूजन ही कर लिया तो खुद को बेटा। क्रेस्ट, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड, ये इसको ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होता है, जैसे कि आपके पास ये चीज़ है ना, एक ये ऐसे है तो हाईएस्ट ये वाली तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये क्रस्ट होता है जो मतलब पार्टिकुलर के लिए हम लोग बात करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, या दो ट्रफ के बीच के, दो ट्रफ या दो क्रस्ट कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वी कॉल वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, जैसे आपकी वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर वो खत्म हो गई, तो ये वन साइकिल हो गया या वन ऑसिलेशन हो गया।
तो ऐसे कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं इन गिवन टाइम, उसे वी कॉल फ्रीक्वेंसी। या फिर इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं, अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लूँ, 1 सेकंड में ऐसे कितने साइकिल बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस या साइकिल्स बनते हैं। और जब मैं एक साइकिल या एक ऑसिलेशन की बात करता हूँ तो मैं आधा पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव की बात करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज़ है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया जाता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, एक ऑसिलेशन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया है एक साइकिल कंप्लीट करने में, तो उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। तो दिस इज टाइम पीरियड। अच्छा, उसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर, अगर आप लैम्डा को रेसिप्रोकल कर दो तो 1/लैम्डा आ जाता है और इसका सिंबल वी बार होता है, तो इसको बोलते हैं वेव नंबर। यानी कि वेव लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव बन रही है, आपका एक ऑसिलेशन बन रहा है, तो वेव नंबर की वेवलेंथ आपको दी होगी, जैसे पूरी की पूरी वेवलेंथ दे दी आपको टोटल, तो उसमें कितनी वेव्स आ सकती हैं उनकी बात करते हैं, अपन वेव नंबर की बात करेंगे। ओके, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, कि 1 यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है उसको बोलेंगे वेव नंबर। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होती है, टाइम पीरियड की सेकंड होती है, और वेव नंबर की यू कैन से मीटर इनवर्स होती है। तो डिपेंड करता है, अगर वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। दैट इज फॉर वेव नंबर। ओके, उसके बाद एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, जो फिक्स होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो स्पेस यानी सन से हमारे पास आ रही हैं, तो दैट इज़ वाई हम लोग उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेंगे। वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट स्पीड सेम होती है। अब हमारे पास एक रिलेशन है, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट भी लिख सकते हैं क्योंकि लाइट खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। स्पीड यानी कि c, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, और वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो c इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो दिस इज द स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, और अगर मुझे यहाँ पे देखो तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 1/न्यू। यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल कर दूँ तो मुझे टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। ये क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हम लोग इसको ये फार्मूला भी बना सकते हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करके ऊपर ले जाओगे तो इट विल बी 1/t। तो ये भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ है। ओके, चलिए, तो अब ये न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। फार्मूला हमारे डिस्कस हो गए और अलग अलग मतलब हमने बात कर ली। अब एक चीज़ और आप ये नोट करिए कि जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में ले आऊँ इज इक्वल टू लैम्डा। c तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वैल्यू फिक्स है। अगर वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो लैम्डा है वो 1/फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इसीलिए याद कीजिए स्पेक्ट्रम में हमने बात की थी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो या फिर फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। वो यही है कि अगर वेवलेंथ आपकी कम हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या उल्टा अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये चीज़ है। ओके,
चलिए अब एक प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर। क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, जो मेन चीज़ है वही बात करेंगे। सिर्फ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज। तो हमें लैम्डा यानी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और ये भी बताना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो अभी फॉर्मूला हमने लिखा कि C जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा। C की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर लो। लाइट मत कहिए, लाइट तो बल्कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो बताना है कि ये किस फॉर्म पे बिलोंग करती है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 1368 किलो को अगर हर्ट्ज में बदलना है तो 1000 यानी 10⁻³ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका बन जाएगा 3/1368। बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे, 8 में से 3 गया 5, सो यू विल गेट 12345/1368। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 219.3 मीटर। तो 219.3 मीटर है। और ये आपके पास अगर आप चेक करोगे, देखिए ये हमारे पास, देखिए अगर आप देख रहे हो वेवलेंथ है ना ये हमारे पास, तो ये वेवलेंथ आपके पास बन रही है करीब करीब ये वाली 10⁻0 होता है। यहाँ पे देखिए 1, ये 10⁻² 100 हो गया, तो यानी कि ये रेडियो वेव्स में आएगा। यस, तो ये सही है, रेडियो वेव्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखना चाहते हो तो इस वैल्यू को देखो, अगर वेवलेंथ देखना चाहते हो तो इससे देखो, आंसर विल बी द सेम। ठीक है जी। तो ये कौन सी वेव्स का पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स का पार्ट है। ओके, चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट है वेवलेंथ रेंज दी हुई है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो कलर हमें दिखाई देते हैं, वॉयलेट की वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर के अगर मुझे मीटर करने हैं तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो दी हुई है 750 नैनोमीटर। तो इसको भी मीटर में बदल देंगे SI यूनिट के लिए। डन। तो मुझे यहाँ पे पूछा है कि वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें। ओके, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है C/फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। बट मुझे तो वेवलेंथ गिवन है, तो व्हाट विल आई डू, मैं इनको क्रॉस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा यहाँ पर वॉयलेट। तो फॉर्मूला क्या है, C/लैम्डा, और ये वॉयलेट की बात है तो वॉयलेट लिख देंगे। C की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है 3 × 10⁸, और वॉयलेट के लिए कितना आ जाएगा आपके पास वेवलेंथ, 400 × 10⁻⁹। तो मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ कि सॉल्व करके व्हाट विल आई गेट, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, होती है। उसके बाद अगर मुझे रेड कलर की करनी होगी, C तो सेम रहेगी लेकिन वेवलेंथ रेड कलर की हो जाएगी। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो 750 × 10⁻⁻10 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई एम गेटिंग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब आप देखो, क्लियरली देखो कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 × 10⁻14 है, लेकिन जो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी है वो 7.5 × 10⁻14 है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी
जो है वो वॉयलेट कलर की ज़्यादा है, रेड कलर की कम है। लेकिन वेवलेंथ में उल्टा हो गया, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है और वॉयलेट की कम है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जो वेवलेंथ और जो फ्रिक्वेंसी होते हैं वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, लास्ट वन। सो लास्ट प्रॉब्लम है मेरे पास कि वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए अगर वेवलेंथ दी हो मुझे। तो वेवलेंथ दी हुई है मुझे 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था? अभी डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1/5800। आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको सॉल्व करके वी आर गोइंग टू गेट 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर इनवर्स। लो मीटर इनवर्स आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगी यूनिट तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। और मुझे पूछा है फ्रीक्वेंसी, पूछी है आई थिंक वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। यस, तो ये तो हो गया वेव नंबर। अब पूछे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसे क्रॉस कर देंगे तो c/लैम्डा आ जाएगा। c तो फिक्स है 3 × 10⁸ और वेवलेंथ हमें दी हुई है 5800 और मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 कर देंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 5.17 × 10⁻14 और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा डन हो गया। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कहानी है वो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होती है। मेन तो क्या था कि जो हमारी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक पार्ट है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो भी उसके परपेंडिकुलर होगी। और फॉर्मूलाज आए हमारे पास और हमने न्यूमेरिकल्स किए एनसीईआरटी के। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।